multiple sequence alignments and profiles. So these are two very interesting topics in bioinformatics. इसमें बेसिकली हमने करना ये है कि पहले हमने अलाइनमेंट्स देखी हैं सिर्फ 2 सीक्वेंसेस की. अब हम अलाइनमेंट करेंगे इफ़ वी हैव गिवन मोर देन 2 सीक्वेंसेस. इसका क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद ओके अब अंदर ही रहें और wanna get that. तो बिस्मिल्लाह को कहेंगे हम. ओके सॉरी अबाउट दैट. देन लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सबसे पहले इसके फवाइद क्या हैं वो देखते हैं. तो हमने अभी तक क्या किया, ठीक है. अब तो यहाँ पे किसी और की तस्वीर होनी चाहिए बट या मल्टीपल हमने पेयर वाइज अलाइनमेंट्स किए हैं, ठीक है. 2 सीक्वेंसेस हों. बिस्मिल्लाह इसको आके वापस कर देना. Yeah. Okay, now you guys are in. Okay. So अगर हमने 2 से ज़्यादा कर दी हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट, so that is called multiple sequence alignment, and that's what we are going to talk about. So there are many uses of multiple sequence alignments. One of them is to establish a phylogenetic relationship between different species. So we take the sequences from all of these species और इनको फिर हम क्या करते हैं into a multiple sequence alignment, and that is actually used to construct a tree like this. Okay, कैसे? we'll see to that. इसके अलावा लेट्स से अगर आप ये करते हो कि आपने एक प्रोटीन ली और उसका एक फंक्शन डिस्कवर किया कि ये प्रोटीन लेट्स से इस मॉलिक्यूल को बाइंड करती है, ये दूसरी प्रोटीन भी इस मॉलिक्यूल को बाइंड करती है, कोई 10 प्रोटीन्स आपके पास आ गई जो उसी मॉलिक्यूल को क्या करती हैं, बाइंड करती हैं. आप ये देखना चाह रहे हो, वो पैटर्न देखना चाह रहे हो जो कि उस चीज़ को इनेबल कर रहा है, बाइंडिंग को. ओके, इनकी सीक्वेंस में क्या ऐसी चीज़ है जो कि इनको इनेबल कर रही है टू बाइंड टू दिस पर्टिकुलर whatever it is molecule. In this case जो एग्जांपल आपके सामने है ये है ATP बाइंडिंग प्रोटीन्स की. ATP का नाम सुना हुआ सारों ने, क्या होती है? Yeah, exactly. जो एनर्जी वो एनर्जी जो रिलीज होती है तो ADP में कन्वर्ट होता है. So that is actually a process or a pathway for energy production within the cell जिसकी वजह से बाकी सारे काम होते हैं. So this is a really important molecule. और ऐसी ही आपको ATP यहाँ पे नज़र आ रहा है. वालेकुम अस्सलाम सर. Very nice. ओके ओके सो आज हम सर बात कर रहे हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स के बारे में. शक्ल का भी पता चल जाए इसकी, वो उसकी स्ट्रेंथ का भी पता चल जाए. बिल्कुल सर, यही तो मसला है. Okay, so we have multiple sequences and we want to find what pattern in this sequence is responsible for its binding to ATP. तो ये तमाम प्रोटीन्स जो ये आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ द प्रोटीन एक्चुअली जो जिसका सीक्वेंस यहाँ पे आपके सामने शोन है, ये वो एक उनमें से एक प्रोटीन है, ये नज़र आ रही है. ओके, ये नज़र आया ATP, ये ATP होती है, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ा हुआ है. तो एक कैविटी बनती है इन प्रोटीन्स के ऊपर जहाँ पे जाके ATP उस कैविटी के अंदर घुसती है एंड देन इट इज़ एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस. ओके, ये बात समझ आ गई सारों को? तो आप ये समझें कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है ना बेसिकली वो इस तरह का बनता है कि ये उसके साथ जुड़ सके. जैसे हाथ दो तभी मिला सकते हैं ना, व्हेन दे आर कम्प्लीमेंट्री. लेफ्ट को लेफ्ट से तो नहीं मिलाते आप, ठीक है, राइट, बिकॉज द शेप इज़ कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ शेप कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है. देयर इज अ कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन ओवर हियर दैट अलाउज इट टू बाइंड. अब ये कैविटी बनेगी तब जब एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस होगा. ओके, अगर ये कैविटी बहुत बड़ी हो जाए तब भी इसके अंदर फिट नहीं होगी, और अगर छोटी हो जाए तब भी ATP इसके अंदर फिट नहीं होगी. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सी प्रोटीन्स ली जो कि ATP को बाइंड करती हैं और उसके बाद उसकी क्या की, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की. ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट आपके सामने यहाँ पे शोन है. एक प्रोटीन का जब अलाइनमेंट की, ठीक है, 2 प्रोटीन की करोगे तो ये जवाब आएगा ना, जो यहाँ पे शोन है. 2 हो गए, सिर्फ पार्ट देख लो, 2 सीक्वेंसेस देख लो. इसका F इसके L के साथ, Y के साथ, G के साथ, P सो ऑन, ठीक है, K के साथ. 2 की तो हम यूँ कर लेंगे ना अलाइनमेंट, ठीक है.
फिर हमने लेकिन करना यहाँ पे ये कि बहुत से सीक्वेंसेस हम हमारे पास, और हम ये देखना चाह रहे हैं सारों में क्या चीज़ कॉमन है। ओके, तो हम क्या करते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, उससे थोड़े से एल्गोरिथम्स डिफरेंट होते हैं। ओके, लेकिन जब हम ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है कि एक पर्टिकुलर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे सीक्वेंस रिलेटिवली अनचेंज रहता है। जैसे ये के नज़र आ रहा है, ये सारों के अंदर अलाइनमेंट के बाद आपको एक ही लोकेशन पे के नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे टी है सिवाय एक इस एस के, ठीक है, लेकिन बाकी सारों में वही है। यहाँ पे क्या है जी है, ठीक है। अगेन इधर क्या है पी चल रहा है, ठीक है। इधर क्या चल रहा है जी चल रहा है, राइट। तो देखो एक ख़ास पैटर्न पाया जाता है इन तमाम प्रोटीन्स के अंदर, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये सारी की सारी एटीपी को बाइंड करती है। लेकिन इसको डिस्कवर कैसे किया गया? पहले ये फाइंड आउट किया गया क्या ये एटीपी को बाइंड करती है या नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद रिवर्स प्रॉब्लम पे बात हुई, ठीक है, कि वो रीजन्स आइडेंटिफाई किए जाएं जो कि इस प्रोटीन को इनेबल करते हैं टू बाइंड टू दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ओवर हियर विच इज़ एटीपी। ये क्लियर होगी? ये जो जगह हैं जहाँ पे रिलेटिवली डिफरेंट प्रोटीन्स, आपने ह्यूमन की एक प्रोटीन उठाई जो कि एटीपी को बाइंड करती है, एक आपने उठा ली कॉटन की, एक उठा ली किसी और स्पीशीज़ की, ठीक है। बहुत सी स्पीशीज़ की आपने ये प्रोटीन्स उठाई, और उसके बाद आपने ये देखा जो डिफरेंट स्पीशीज़ में जो एक ही प्रोटीन काम करती हूँ और सीक्वेंस में भी सिमिलर हों, उन्हें क्या कहते हैं? What are those called? Which are related by ancestral relationships. Okay, what are proteins? What are proteins from different species that are related by ancestral relationship called? Okay, these are homologs of each other. And what kinds of homologs? Orthologs. So if they are from different species, then these proteins are orthologs of one another. ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जो है इसको याद रखना है. Okay, why याद रखना है? Because no one is going to tell you in the paper कि what he means or she means when he or she says कि I took 7 orthologs. Okay, वहाँ पे सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट लिखी हुई. Okay, लेकिन इनमें वो लोकेशंस जो रिलेटिवली अनचेंज रहती हैं अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज़, उनको क्या कहते हैं? कंजर्व्ड लोकेशंस. जैसे यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड कौन सी हैं? जी कंजर्व्ड है काफ़ी ज़्यादा, के कंजर्व्ड है, टी कंजर्व्ड है, ये वाला पी भी काफ़ी कंजर्व्ड है, राइट, एक के अलावा, राइट. ये जी भी है यहाँ पे. ये जो एक कॉमन पैटर्न एक इस तरह के कैरेक्टर के तौर पे या लिखा गया है, ये जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पैटर्न है, इसको क्या कहते हैं? नहीं, मोटिफ, नॉट मोटिफ, मोटिफ. ओके ओके, सो ये आपका वो मोटिफ है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये अगर हम देखें, ये प्रोटीन की शेप, जो भी सीक्वेंस होता है प्रोटीन का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर बनता है. ओके, अगर हम इस कंजर्वेशन को मैप करें ओरिजिनल स्ट्रक्चर के ऊपर, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया. इसके ऊपर अब हम बाय कलर्स इंडिकेट करेंगे कौन सी जगह कितनी कंजर्व्ड है. ओके, तो ये जो रीजन है प्रोटीन का, ये जो हल्के इसमें नज़र आ रहा है ब्लू में, ये रिलेटिवली कम कंजर्व्ड है. ये प्रोटीन्स की वो जगह हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट है. लेकिन ये वाली जगह देख रहे हो, ये पूरी की पूरी कैविटी है, ये पूरी की पूरी कैविटी क्या काफ़ी ज़्यादा कंजर्व्ड है. ओके, और ये कंजर्वेशन असल में जो ये कैविटी बनाती है, इसकी वजह से यहाँ पे एटीपी जाके बाइंड होती है. लेकिन ये सारा डिस्कवर कैसे होगा? अगर आप उनके सीक्वेंसेस लोगे और फिर सीक्वेंसेस की मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करोगे. तो वी नीड एल्गोरिथम्स फॉर दैट. 2 का तो मैं पता ना कि 2 की अलाइनमेंट कैसे करती हैं, राइट. तो दिस होल थिंग इज रिलेटेड टू दैट. अगर आप इसको मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू. यू आर गिवन मल्टीपल एग्जांपल्स. ओके, each one is of the same type. एक ही क्लास की होंगी ना, क्योंकि ये तमाम की तमाम क्या एटीपी को बाइंड करती हैं. Now your question is, there are 2 questions here. If I give a new protein
give you a new protein. Can you tell me whether it binds to ATP or not? So that is classical classifier design. Okay. क्या आपके ट्रेनिंग डाटा अवेलेबल है? नाउ आई गिव यू अ न्यू एग्जांपल एंड देन यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि ये होगी या नहीं होगी. बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और मशीन लर्निंग में जो इन जनरल यूज़ होती है एक मेजर फ़र्क है, और वो ये है कि मोस्टली मशीन लर्निंग में वी आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग द क्लासीफायर, एंड वंस यू बिल्ड द क्लासीफायर वी आर डन. ठीक है. मशीन लर्निंग जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इस्तेमाल होती है, दैट इज एक्चुअली वेयर द थिंग्स गेट स्टार्टेड. ये तो हमें पता लग गया हो कि हमने क्लासीफायर बना लिया, लेकिन इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो कि अलाउ कर रही है इस फंक्शन को होने के लिए? ऐसा पैटर्न कौन सा है? ओके, ये चीज़ आती है डेटा माइनिंग में. ओके, तो एक तरह से हम ये बायोलॉजिकल डेटा की माइनिंग है टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन द डेटा दैट अलाउ अ सर्टेन बिहेवियर. So from a pure computer science perspective, there are two machine learning problems here. One is classifier design and the other is mining of the data itself. ठीक है. इसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट दोनों कामों में. क्लासीफायर डिज़ाइन में भी इस्तेमाल होती है. ठीक है. एल्गोरिथम्स जो इसके बने हुए हैं, जो आपके मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होगी, इसकी आउटपुट को हम किसी तरह मशीन लर्निंग के मॉडल के इनपुट यानी फीचर्स के तौर पे देंगे. दूसरी चीज़ क्या है? ये इंफॉर्मेशन बाय इटसेल्फ यूजफुल है फॉर बायोलॉजिस्ट. ओके, क्योंकि आपको क्या दे रही है? एक मोटिफ दे रही है जिसको फिर आपको वो सर्चिंग सिखाई थी ना, इन एग्जैक्ट सर्चिंग. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? जी डॉट 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 के जी के टी, राइट. इस पैटर्न को जो प्रोटीन मैच कर रही है, लाइकली है कि वो भी एटीपी को बाइंड करेगी. ये क्लासीफाइड डिज़ाइन हो गया एक तरह से. ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या है? आपने एक पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर लिया. एवरीवन विद मी सो फार? मोटिव के लिए ये जरूरी, ये एक डेफिनेशन ये है कि वो सारों मतलब जितने मैटर मोटिव की बेसिक डेफिनेशन ये है कि इफ इट्स अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस दैट इज बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट. और वो उसी सीक्वेंस में रिपीट होना जरूरी है. उसी सीक्वेंस कौन सा? एक जो हमारे पास एक प्रोटीन, पूरी प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो उसमें उसका बार बार रिपीट होना जरूरी है कि या मतलब जस्ट वो एक दफा आ गया बाकी सब में भी वो एक एक दफा अपीयर हो गया. तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट है तो आई गेस कम भी हो तो सिंगल अकरेंस भी अगर हो तो कम से कम एक तो होगी ना एरिया ऐसा जो बाइंडिंग साइट होगा उसका, राइट. ठीक है. तो मल्टीपल अकरेंसेस ज़रूरी नहीं है विद इन द सेम सीक्वेंस अक्रॉस डिफरेंट सीक्वेंसेस. यस. ठीक है. और इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कवर कैसे करते हैं कि वी अलाइन दीज प्रोटीन्स एंड देन वी फाइंड अ पैटर्न दैट इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम. ओके, and then we can use that pattern to either find new proteins or try to understand what this pattern actually means. Okay, ये बात समझ आइए? ओके, यानी आपका सवाल ये था ना कि एक सीक्वेंस में बार बार ये मोटिव नहीं, बार बार नहीं आएगा, लाजमी नहीं है. ओके, एक सीक्वेंस में एक ही दफ़ा आएगा, लेकिन मल्टीपल प्रोटीन्स में जो कि वो फंक्शन परफॉर्म करती होंगी. ठीक है. लाइकली है क्या है? ओके, देयर कैन बी फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स ऑन बोथ साइड्स. हो सकता है कुछ प्रोटीन्स ऐसी हों जो कि इस पैटर्न को ना मिलें, एडहेयर करें, और कुछ ऐसी हों जिस पैटर्न को एडहेयर करें लेकिन ये काम ना करें. ओके, समझ आ गई बात? ओके जी, आगे चलें. ये एक और एग्जांपल है इसी तरह की. आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन तो समझी हुई है ना, क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, क्या करता है? डीएनए से आरएनए बनाता है, और वो पहली चीज़ क्या होती है जो कि आगे जुड़ती है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डीएनए पे हर जगह जाके नहीं जुड़ते. कहाँ पे जुड़ते हैं? जहाँ पे जीन स्टार्ट हो रही होती है. ठीक है. तो जीन के स्टार्ट को नहीं पता, कैसे लगता? नहीं, स्टार्ट कोडन तो वो है ना जब आरएनए बनेगा तो. ठीक है, समझ आ गई? कोडन तो तब बनेगा ना. ठीक हो गया. तो एक ख़ास पैटर्न पाया जाता है जीन्स के स्टार्ट में, जैसे जो कि आप अब ये देखो, ये डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं. ठीक है. ये सारे के सारे जिन जिन जगहों पे बाइंड होते हैं ना, वो बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की. ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये एक प्रोटीन होगा ना. ठीक है. ये बाइंड होता है स्टार्ट में यहाँ पे CGG लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है? CGG, CGG, CGG.
इन्होंने ये देखा हर जगह जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वहीं पे बाइंड होते हैं जहाँ पे CGG लिखा होगा। ये बात क्लियर होगी? इससे हम मोटिव क्या बना सकते हैं? CGG जहाँ पे होगा सिर्फ मतलब हमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ये हमारी है कि वहीं पे जाके ये बाइंड होंगे। अब CGG लाजमी नहीं है कि हर जो CGG है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर साइट हो सकती है, बाइंडिंग साइट, ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जहाँ पे जुड़ते हैं ना वो जगह ये होगी। अगर इसको हम विजुलाइज करें तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, नजर आ रहा है ये रेड में, ये वाली पार्ट क्लियर हुआ, ये प्रोटीन का पार्ट है। ये क्या है? हाँ, ये DNA है, राइट। ये जाके इसके साथ जुड़ा हुआ नजर आया, और यहाँ पे क्या लिखा होगा? CGG। एक पार्ट इसका यहाँ पे जुड़ता है, ये डबल ब्रांच्ड है, एक पार्ट यहाँ पे जुड़ता है और कुछ पार्ट थोड़े से फासले के बाद एक और जगह पे जुड़ता है जहाँ पे हमेशा क्या लिखा होता है? CCG। सो इट्स द, यानी ये हो गया CGG और यहाँ पे क्या हो गया? CCG। दैट इज एक्चुअली, ये समझेंगे जाके इसको क्लॉ करता है जाके DNA को इस तरफ, ओके वहाँ पे। तो पैटर्न क्या बन रहा है हमारे पास? CGG डॉट 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 डॉट, जितने इसके दरमियान में डॉट्स हैं मेरे सामने 11 हैं, ओके, या 11, दरमियान में 11 अदर न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं वो जो कि कुछ भी हो सकते हैं, और उसके बाद क्या आएगा? CCG, ओके। ये भी कैसे डिस्कवर होगा पैटर्न? अब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स के थ्रू। देखो हमने एक सीक्वेंस लिया DNA का जहाँ पे ये बाइंड करती है, दूसरा सीक्वेंस लिया जहाँ पे ये बाइंड करती है, और आखिर में हमने क्या किया, इनकी सारों की मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे तो हमें ये पैटर्न भी मिलेगा। और अगर मैं अब आपको एक पार्ट द DNA देता हूँ और आपसे सवाल ये पूछता हूँ क्या इसके ऊपर DNA ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप चेक कर सकते हो, कैसे करोगे? ये पैटर्न चेक करेंगे उस सीक्वेंस में, जैसे दीपा ने कहा कि स्टार्ट में CCG हो, उसके बाद 11 गैप्स हो, और उसके बाद CCG आ जाए, ओके। या जितने डिस्कवर हुए उनमें 11 ही है, ओके। मतलब ये इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि ओके अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ट्राई टू गैदर द कॉन्सेप्ट हाउ इज, ये बायोलॉजिस्ट का काम है ये पैटर्न फाइंड करना, मोस्टली हमारा काम है वो एल्गोरिथम बना के देना जो कि ये काम कर सकता। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ दिस थिंग इज यूजफुल। आप मल्टीपल सीक्वेंसेस लेते हो और मल्टीपल सीक्वेंसेस को क्या करते हो, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइन करते हो और उससे हमारे पास ये पैटर्न आता है, ओके। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये 5 प्रोटीन्स हैं, ये एक ही काम करती हैं, मुझे बताओ कि अगर मैंने एक छठी प्रोटीन को टेस्ट करना हो कि क्या वो भी ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती, हाउ वुड यू गो अबाउट डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम फॉर दैट? एक रिसर्च क्वेश्चन समझ आया? कैन यू प्रपोज एन आंसर गिवन योर नॉलेज अबाउट थिंग्स? कोई तो प्रोटीन होगी ना जो वो मैं आपको उनकी 5 प्रोटीन्स ही दे रहा हूँ ना। हाँ, तो फिर हम वो 5 प्रोटीन छठी में सर्च कर लेंगे। 5 प्रोटीन्स ही सर्च कर लेंगे? नहीं, मतलब वो पांचों में वो प्रोटीन पे किसी और चैनल पे हो आप, वापस आओ जल्दी। अच्छा, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर लेंगे ना, तो जो या उन चारों में आ रहा है उसमें भी आ रहा है। 5 6 जितनी भी आपको प्रोटीन्स दी गई हैं, सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे उनकी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे और एक पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे इफ देयर इज वन। बात समझ आ गई? एंड वंस यू फाइंड दैट पैटर्न यू विल सर्च फॉर दैट पैटर्न in those in the new protein that I gave you, okay? ये बात समझ आ गई? ओके, आप ये कह रहे हो कि एक प्रोटीन लें उसकी दूसरे के साथ अलाइनमेंट करें, राइट? ठीक है, दिस इज अ लिटिल मोर देन दैट, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, ठीक है। सो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये जो ओवरऑल इन द फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आपने ना थिंक ऑफ योर सेल्फ एज एन इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटर। अगर आपको मैं सिर्फ 2 सीक्वेंसेस दे रहा हूँ ना, या एक सीक्वेंस दे रहा हूँ कि ये प्रोटीन ये काम करती है और आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ क्या ये दूसरी प्रोटीन भी ये काम करती है नहीं करती, तो द ओनली थिंग यू कैन डू इज टू अलाइन द टू, राइट? लेकिन अगर मैं आपको 5 प्रोटीन्स दे रहा हूँ और आप फिर भी यही काम कर रहे हो कि एक को दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हो, फिर एक को दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हो, राइट, देन दैट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग द होल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई गेव यू। आई हैव गिवन यू 5 प्रोटीन्स, और इवन यहाँ पे कितनी है, जैसे ये प्रोटीन्स तो नहीं है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो भी है, यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूज़ करोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इतना फ़ायदा होगा। इफ़ यू इग्नोर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दैट्स गिवन टू यू, यू आर नॉट बिहेविंग। AI की कौन सी एक चीज़ इस्तेमाल होती है, प्रिंसिपल?
नहीं, what do we want our AI to be? Rational, right? So your algorithm is not rational. ठीक है, समझ आ गई? ये भी तो AI है ना, कि आप एक इंटेलिजेंट सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, इसमें आप एक नया प्रोटीन दो तो वो आपको बता दे उसके बारे में। ओके, तो वो तमाम प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी लागू हैं। ओके, ठीक है हम ना? ओके, इसी तरह ये एक वो है, इसको क्या हो गया, फोटो हो गया। ओके, ये एक कैम बाइंडिंग मोटिव, बाइंडिंग साइट, ये यानी ये वाला पैटर्न जिस प्रोटीन में पाया जाए, ठीक है, वो कैम को बाइंड करेगी। और ये कैसे फाइंड हुआ? बहुत सी प्रोटीन्स ऐसी देखी गई जो कि कैम को बाइंड करती हैं, उनकी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की है, दिस इज व्हाट वी कैन। और ये पैटर्न क्या बताता है कि पहली जगह पे क्या हो, ये सारे के साथ या एफ या आई या एल या वी एंड देन एक क्यू, फिर 3 क्या, इनको वाइल्ड कार्ड्स कहते हैं। ओके, वाइल्ड कार्ड्स आए, उसके बाद क्या, आर और के या और के, और ओके, देन वी हैव गॉट जी, ठीक है, फिर क्या, फिर आर के एंड देन दिस थिंग। एक मजे का पैटर्न नहीं है, देखो यहाँ पे के जी है, राइट, और अगर जो हमने पहले एग्जांपल देखी थी वहाँ पे जी के है, इन दोनों की लगता है कि बहुत ही दोस्ती है, हमेशा इकट्ठे होते हैं। वेल वट एवर, ठीक है जी। तो ये एक और एग्जांपल है इसी तरह की मोटिव फाइंड। मोटिव्स आर सीक्वेंस पैटर्न्स कॉमन टू अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस दैट हैव बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, इसी तरह ये एक और पैटर्न है। अच्छा, इन पैटर्न्स की जो है ना, लोगों ने डेटाबेसेस बना के रखी हुई इन पैटर्न्स की। एक तो प्रोटीन्स की डेटाबेसेस है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी यूनिप्रॉट की, ठीक है, और पीडीबी की। इन पैटर्न्स की भी डेटाबेसेस हैं। प्रोसाइट एक ऐसी डेटाबेस है जिसके अंदर आपको ऐसे पैटर्न्स मिल जाएंगे जिनके साथ फंक्शनल एनोटेशन एसोसिएटेड होंगी। ये प्रोटीन, अगर आप जैसे कह रहे हो ना कि हम सर्च करेंगे इस पैटर्न की, अगर आपको एक प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं पता और आप उसको बहुत से फंक्शंस के क्रॉस सर्च करना चाह रहे हो, आप क्या करोगे, उसको प्रोसाइट को दोगे और वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा, क्या इसके ऊपर ये पैटर्न मैच हो रहा है, ये वाला पैटर्न मैच हो रहा है, ये वाला पैटर्न मैच हो रहा है या नहीं। और उसकी बेसिस पे आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आएगी कि इसका फंक्शन प्रोबेबली क्या होगा। देन दैट इज अगेन अ हाइपोथेसिस व्हिच विल बी टेस्टेड इन द लैब। ओके, किसी को समझ ना आए पूछ ले। जैसे कि ये एक एग्जांपल पैटर्न है, इस यहाँ पे पैटर्न्स की आईडी है ये एक, ठीक है, ये एक पैटर्न है और इसमें ये पैटर्न ऐसा है कि जो कि कॉपर को बाइंड करता है, यानी ये प्रोटीन्स जिनमें ये वाला पैटर्न पाया जाएगा, दे हैव द टेंडेंसी टू बाइंड टू कॉपर। ओके, और फिर कोई फंक्शन परफॉर्म करती होंगी आगे। ओके, ये बात क्लियर होगी। तो आप जाके, ये एक और एग्जांपल है, खैर लेट्स, ये वाली एग्जांपल एक और है, ठीक है, जो आपके पास, ठीक है, ये वाला पैटर्न जो है, ठीक है, ये आपकी वो बाइंडिंग साइट है, किसकी बाइंडिंग साइट है ये, या आरएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। तो जहाँ पे टीसी से जो है ना बेसिकली स्टार्ट हो रहा हो। ओके, सो यू कैन फाइंड डिफरेंट पैटर्न्स। लेकिन ओवरऑल खुतबे का मकसद ये था कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एक काफ़ी यूजफुल चीज़ है। If you know a lot of proteins that do the same function, you can identify patterns and then you can use those patterns to search for other proteins. Okay? ऐसे आपको इसकी अगर प्रैक्टिकली मिसाल दी जाए तो हमने लेट से पाकिस्तान में एक नया वायरस डिस्कवर हुआ कॉटन के अंदर, उसके बारे में हमने उसकी क्या की, या तो जीनोम सीक्वेंसिंग कर लें या उसकी प्रोटीन्स को आइसोलेट कर लें, सेपरेट कर लें कि इसकी प्रोटीन्स कौन सी हैं। लेकिन अब वो काम कैसे करता ये हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका जिसको आप ट्राई कर सकते हो वो क्या है, उसकी जो सीक्वेंस आपके पास आए हैं उनको आप प्रोसाइट में सर्च कर लो, ठीक है, तो और आपके पास वहाँ से उसकी फंक्शनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, नहीं, उसकी प्रोटीन्स को कर लो, पूरे को कर लो, डिपेंड करता है कि डीएनए वाले पैटर्न्स में आप इंटरेस्टेड हो या आप प्रोटीन्स वाले पैटर्न्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक होगी बात। ओके, फिर उससे क्या फ़ायदा होगा, हमें उनकी फंक्शनल का पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। देन यू कैन गो अबाउट डिजाइनिंग अ ड्रग फॉर कि उसको ट्रीट किया जाए। ठीक है, ड्रग हेयर डजंट मीन हेरोइन दे दें पौधे को,
ठीक है, इट मीन्स मेडिसिन दैट यू विल प्रिपेयर फॉर दैट, कि उस चीज़ को डिसेबल कर दे। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऐसे हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से। सो वील कम टुवर्ड्स एल्गोरिथम डिज़ाइन। हमेशा आप एक पैटर्न देखोगे इस कोर्स में और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ओवरऑल। द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम बायोलॉजी। We talk about how useful that particular thing is, and then we go about how do we design an algorithm for that. But before we do that, we want to put the problem in terms of computer science. Okay? जैसे अलाइनमेंट की प्रॉब्लम थी, उसमें हमने कहा कि अलाइनमेंट करनी है, हमने सिमिलैरिटी चेक करनी, दैट इज द बायोलॉजिकल क्वेश्चन। ना सिमिलैरिटी किस चीज़ को कहेंगे, ठीक है, कि ये मैच हो रहे हों आपस में और मैक्सिमम स्कोर वाला मैच हमारे पास आए। हमने इसको फ्रेम किया इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम, और फिर उसके ऊपर हमारे पास एक घिसा पिटा पुराना एल्गोरिथम है जो कि चलता है बहुत, इसी वजह से वो यूजफुल भी है, डायनामिक प्रोग्रामिंग, हमने वो लगा यूज किया। ओके, दिस अगेन द सेम पैटर्न, वी आर ट्राइंग टू फॉर्मुलाइज व्हाट द प्रॉब्लम इज। यू आर गिवन मल्टीपल सीक्वेंसेस, योर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट दोज साइट्स, दोज लोकेशंस that are biologically significant. What do I mean by that? That are common in all of those sequences. पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, ठीक है, यानी आपकी अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो रेजिड्यूज कॉमन है वो इकट्ठे होने चाहिए और जो डिफरेंट हैं वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। लेकिन पहले कहानी थी दो उसकी सीक्वेंसेस की, अब आपके पास हो गए हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम जनरलाइज करेंगे कॉन्सेप्ट को from a two pairwise alignment, ठीक है, to multiple sequence alignment। वो हमने कैसे की थी, कोई याद है? उस एल्गोरिथम को हमने स्टार्ट कैसे किया था, याद है किसी को? मैट्रिक्स बनाई थी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसे बनाई थी? अगर इसके ये सामने आपके एक वैलिड अलाइनमेंट है ना, अगर दो सीक्वेंसेस की देखी जाए, ठीक है, और हर अलाइनमेंट को हमने एक पाथ की सूरत रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, और फिर हमने ऑप्टिमल पाथ उस ग्रिड में फाइंड किया था और उसे कहा था कि ये अब ऑप्टिमल अलाइनमेंट होगी, राइट। तो वो हमने कैसे किया था काम, हमने दो वेरिएबल्स यूज स्टार्ट किए थे, एक आई और एक जे, ठीक है। इसके लिए सीक्वेंस के साथ हमने आई एसोसिएट कर दिया था और इसके लिए हमने क्या एसोसिएट किया था, जी जे। दोनों की इनिशियल वैल्यूज़ क्या थी, 0 0, ठीक है। और जब एक सीक्वेंस का कैरेक्टर इस्तेमाल होता था तो हम क्या कहते थे, इंक्रीमेंट कर दो, तो आई की अब वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जे की 1, अब क्या हो जाएगी, आई की, जे की 1। समझ आ रही है बात? अब मसला ये है, एग्जैक्टली वही वाला तरीका, और फिर हमारे पास एक पैथ आ जाता था। अब मसला ये है कि आपके पास है 3 सीक्वेंसेस, अब क्या करें? You can make a 3D matrix. So this alignment, ये multiple sequence alignment, is this a valid alignment by the way? Okay. Yeah, let's redefine what a valid alignment is. वहाँ पे क्या थी कि दोनों में इकट्ठा गैप एक जगह पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, तीनों में एक जगह पे इकट्ठा गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ वैलिड अलाइनमेंट, ओके। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि पहले 2D हमारे पास बन रहा था ग्रिड, अब हमारे पास ग्रिड कितने की बनेगी, 3D। तो आई हो गया, जे हो गया, और लेट्स कॉल इट के की इनिशियल वैल्यू भी 0 थी, 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2। You getting my point? Now this will be a path in a 3-dimensional grid, okay? And if we make a grid of these 3 dimensions, what would be the optimal multiple sequence alignment? Maximum score. Yeah, but what would it correspond to? A path in that 3D space, ठीक है। एक 3D की मैट्रिक्स अपने सामने इमेजिन करो, ठीक है, उसमें आप 0 0 से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर अब आपने पाथ वो फाइंड करना है जो कि ऑप्टिमल स्कोर दे रहा हो आपको, और वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा आपके ऑप्टिमल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को, ओके। हम ना क्लियर हुई बात? किसी को समझ ना आई हो तो पूछ लें। क्यों भाई उमर, क्या कहा है?
थोड़ा सा मुझे बोलेंगे। थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स नहीं है, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स। ठीक है, आगे। नहीं, यूँ नहीं होगा। ये आपके पास है एक 3D मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी ग्रिड बना लेना, ठीक है। इस एक्सिस पे हम आई लिख लेते हैं, इस पे जे लिख लेते हैं, इस पे के लिख लेते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, अगर मैच हो रहा है तो एक 3 डायमेंशनल इसके अंदर जो पाथ बनेगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है, तो एक पाथ बनेगा ना। हमने बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करनी है, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में। ओके, ये बात क्लियर होगी। तो ये बेसिकली एल्गोरिथम है। ये आपको 3 सीक्वेंसेस दिए गए, एग्जैक्टली वही काम किया। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हमने एसोसिएट कर लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, वाई के लिए और जी के लिए, और इसके लिए हमने फिर क्या लिखा, हर अलाइनमेंट को एक पाथ की सूरत में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑप्टिमल पाथ होगा उसके अंदर कोई ना कोई, और वो कॉरेस्पॉन्ड किसको करेगा, ऑप्टिमल अलाइनमेंट को, एंड दैट इज हाउ यू कैन फाइंड योर सोल्यूशन। ठीक होगी बात। Now let's stop here for a second. What would be the complexity of this algorithm? What was the complexity of, आपने क्या कहा? So this would have cubic complexity in terms of both space and time. उसकी क्या थी वहाँ पे, O of n square थी ना, अगर दोनों सीक्वेंस की लेंथ n है, ठीक है, या इन जनरल m n p कर लें यहाँ पे, ओके। लेकिन this is cubic. Is this a good algorithm? It's an algorithm. It's an excellent algorithm in terms of you got good computational resources. But to run it on your laptop, you just run out of patience and space pretty soon. Okay, because of this algorithm. But it will give you the optimal alignment. कोई और चेंजेस हमें करने पड़ेंगे वहाँ पे। एक और भी चीज़, स्कोरिंग कैसे होती थी वहाँ पे, स्कोरिंग मैट्रिक्स कैसी थी, SIJ था ना, 2 चीज़ें जाती थी, एक अमीनो एसिड ए और एक SAB, एक अमीनो एसिड ए या न्यूक्लियोटाइड ए और बी, अगर ये मैच हो रहे हैं तो स्कोर 1 दे दो, नहीं हो रहे बिला कुछ और करते थे। अब क्या होगा यहाँ पे, आपकी स्कोरिंग मैट्रिक्स भी क्या होगी, 3 डायमेंशनल। ओके, पहले में ए आए, दूसरे में बी आए, तीसरे में सी आए, तो स्कोर क्या देना है इसको। और ये बात समझ, तो वहाँ पे जो हमने वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, वही जनरलाइजेशन थी बेसिकली, ताकि आप ये काम कर सको और इसको एक्सटेंड भी कर सको टू 4 सीक्वेंसेस। अगर 4 सीक्वेंसेस होंगे, सो लेट मी पुट दिस क्वेश्चन इन अ मोर algorithmic way. What would be the complexity of this algorithm if you are given k sequences of length n? n raised to power k in general आपके पास, and this is a horrible algorithm. ठीक है, स्कोरिंग मैट्रिक्स जी, ब्लॉसम, वहाँ पे ब्लॉसम तो 2 की अलाइनमेंट करती है ना, ठीक है, या आपके पास इवन न्यूक्लियोटाइड्स की है, ए के साथ मैच, वो भी 2 के लिए, आपको 3 के लिए या के लिए डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर सारों में ए आ रहा हो और एक में सी आ रहा हो, फिर क्या करना है, ठीक है, वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके, डिटरेंट है, ठीक हो गया। तो दिस इज़ द एल्गोरिथम वी डिस्कस्ड, ठीक है। इसमें एडिट ग्राफ 3 डायमेंशनल बनेगा, और आपके पास एक और भी मसला होगा, अब यहाँ पे एक एज पे वहाँ पे पहुँचने के कितने चांसेस, जब हम 2 डायमेंशनल ग्रिड में बात कर रहे थे, ठीक है, ये आपकी ग्रिड बनी थी ना, यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, और यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पे अब मसला ये है कि अगर 3 सीक्वेंसेस लेते हैं ना, तो एक तो आप यहाँ से डायरेक्टली आ सकते हो, इस वाले डायगोनल से, इस वाले एज से डायरेक्टली इधर, ठीक है। इस केस में तीनों के अंदर कोई गैप नहीं डाल रहा, राइट, या ये मैच हो रहे हैं या मिस मैच हो रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे अगर हम डायगोनल्स पे मूव करते थे तो क्या होता था, मैच या मिस मैच होता था, ठीक है। दूसरा तरीका है 2 में गैप डालें और ए को मूव कर लें, यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, और यहाँ पे भी यही हो रहा है,
अब क्या है कि एक में गैप डालें और 2 अलाइन हो रहे हो, तो कितनी पॉसिबिलिटीज टोटल बनती हैं? ये क्यूब है ना, क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? ठीक है, एक पे पहुंच रहे हैं तो कितने रह गए पीछे? 7। समझ आ गई? तो इसकी कम्प्लेक्सिटी बेसिकली अगर हम क्यूबिक की बात करें ओवर 7 एन क्यूब होगी। ठीक है, ओके। क्योंकि कितने चेक लगेंगे हर एक स्टेप पे? 7। वहाँ पे कितने लग रहे थे? 3। ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि 2 ही सीक्वेंस थे तो 3 एक कांस्टेंट फैक्टर था जिसको हमने हटा दिया था कम्प्लेक्सिटी में से, राइट। अब यहाँ पे मसला ये है कि इधर क्या आएगा अगर हमारे पास के सीक्वेंसेस होंगे, अगर 3 के लिए 7 आ रहा है तो 4 हो जाएंगे तो क्या बनेगा? Yeah, exactly. So O of 2 raised to power k minus 1 multiplied by n raised to power k. ठीक है, तो ये बनेगा क्या? O of 2n raised to power k. That is even worse, because 2 को भी power k हो रही है ना। ठीक है, so this is a really bad algorithm in terms of computational time. Okay, ये समझ आ गई? इसका वो चेक वाली कंडीशंस बनती हैं आपके सामने स्क्रीन पे जो शोन है कि इस लोकेशन से मूव करना है तो स्कोर में से कौन सी चीज़ उठानी है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह। ओके, तो इसकी बेसिकली 7n क्यूब, सो रनिंग टाइम फॉर के सीक्वेंसेस वुड बी हॉरिबल। ठीक है, डायनामिक, इससे हमने कंक्लूजन ये निकाली है कि द डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच इज़ इम्प्रैक्टिकल। ओके, फिर क्या करें अब हम? तो 1980 में और 70 में जब वो बना नीडलमैन मुंच, तो तब से लोगों ने कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरीके से मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करें। ठीक है, लेकिन मसला ये था कि उनके सामने जब आपके सामने एक पैटर्न मौजूद हो ना तो उस पैटर्न से हट के सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। अब आपको बता दिया डायनामिक प्रोग्रामिंग चलती है, अब गधा आ जाए घोड़ा आ जाए आपने उस पर डायनामिक प्रोग्रामिंग ही लगानी है। ठीक है, और ये ट्रेंड हमेशा ओवरऑल साइंस में ऐसे ही फॉलो होता है। ओके, पहले न्यूरल नेटवर्क 60s में आए, आओ चलो जी हर चीज़ पे न्यूरल नेटवर्क्स लगाएं। ठीक है, फिर आ गई सपोर्ट वेक्टर मशीन, आओ जी हर चीज़ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब डीप लर्निंग किया, अब वो हर चीज़ एग्जैक्टली ये पैटर्न हर फील्ड में मोर और लेस। आजकल जैसे क्रिस्पर है बायोलॉजी में कि डीएनए एडिटिंग, क्या कोई और टेक्निक नहीं हो सकती एडिटिंग की? लेकिन सारी दुनिया लगी हुई किस पर? क्रिस्पर। ठीक है, देयर इज लाइक अगर रिसर्च क्वेश्चन देखा जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, इट्स एक्चुअली बेटर टू स्टिक टू वन थिंग। तो डीप लर्निंग या इस तरह की जो एल्गोरिथम्स हैं, क्योंकि वो उसमें मैन्युफैक्चरर्स का भी स्टेक है और यूजफुल भी हैं वो एल्गोरिथम्स, तो दे वुड प्रॉब्ली स्टिक टू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह क्रिस्पर जो है वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो कंपनीज उसको प्रोपोगेट कर रही हैं जो उसके पीछे हैं। ठीक है, और यूजफुल भी है ऑफ कोर्स। अब अगला बंदा जो आएगा ना, उसके लिए स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होगी इससे हट के सोचना। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो लोगों ने स्टार्ट में बैठे रहे कि अब करें क्या। उस वक्त तो कंप्यूटर और भी स्लो थे। ठीक है, तो मेरे ऑफिस में दिए गए सरकारी कंप्यूटर से भी स्लो। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि लेट्स यूज व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स वुड बी यूजफुल नाउ, व्हाट कैटेगरी ऑफ एल्गोरिथम्स, रैंडम एल्गोरिथम, या लेट्स ट्राई हेरिस्टिक एल्गोरिथम। ठीक है, जुगाड़ लगाते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, और फेवरेट थिंग टू डू। ठीक है, और आइडिया ये था, ठीक है, कि रिड्यूसिंग एमएसए टू पेयर वाइज अलाइनमेंट्स, कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को किसी तरीके से हम पेयर वाइज कर, देखो आता में क्या आता हमें 2 सीक्वेंसेस को अलाइन करना, राइट। इफ यू कैन मेक चेंजेस टू एन एल्गोरिथम कि हम वही एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकें बट फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, वुडंट दैट बी इजी? ओके, ठीक है, तो ये अब हम इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट। इसमें ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक सीक्वेंस से, एक सीक्वेंस लिया, आपको मैंने 5 सीक्वेंसेस दिए थे ना उस प्रोटीन के। ठीक है, जिसमें दीवा ने हमें पैटर्न फाइंड करके दिया था। ठीक है, तो एक प्रोटीन लें, फिर दूसरी प्रोटीन लें। ठीक है, उन दोनों को क्या करें, सीक्वेंस अलाइन करें आपस में, एक अलाइनमेंट ऑब्टेन करें, आएगी ना। अब थर्ड सीक्वेंस को इस अलाइनमेंट के साथ अलाइन करें,
अलाइनमेंट के साथ अलाइन करके देखें एंड देन कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द सीक्वेंसेस। इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर हर सीक्वेंस की लेंथ n है और टोटल k सीक्वेंसेस दिए हुए हैं तो व्हाट वुड बी द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? k स्क्वायर होगी। चलो इसको इस तरह सोचो, दो सीक्वेंसेस लेंथ n के अलाइन किए हमने, कितना टाइम लगा? n स्क्वायर टाइम लग गया, ठीक है। अगर हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की है, जो आउटपुट अलाइनमेंट आई है उसकी लेंथ कितनी है? नहीं अज्यूम कर, अच्छा क्या करें अज्यूम बताओ, चलो आज अज्यूम करने देते हैं जी, बताएं क्या? नहीं n नहीं है ना, n नहीं होगी। कितनी ज़्यादा? वर्स्ट केस में कितनी होगी? वर्स्ट केस में 2n हो सकती है। अब हमने अगले सीक्वेंस को अलाइन करना, 2n और n को बनाओ ना सीरीज, क्या बनती है 5 सीक्वेंसेस तक। बात समझ आ रही है? ओके, यू नीड अ कॉफ़ी आई थिंक, राइट। अच्छा खैर, तो 2 की आ गई n स्क्वायर, फिर अगली क्या बनी? थर्ड सीक्वेंस की लेंथ कितनी है? थर्ड सीक्वेंस की लेंथ तो n ही है ना, तो 2n इंटू n। अब मैक्सिमम कितनी मान सकती है? अब अगले की इसकी अलाइनमेंट की लेंथ कितनी होगी? 2n स्क्वायर होगी, 2n स्क्वायर ही लिखा हुआ है, नहीं ना 3n होगी। इससे अगले की 3n होगी ना। अच्छा सही बता के फिर भूल गए हो, दो सीक्वेंस जब लें, ये कम्प्लेक्सिटी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड की बनेगी 3n into n। व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर k सीक्वेंसेस? k minus 1 n square, बस। नाउ लिखो लिखो, ये बिल्कुल सही है, इस पे बोनस नंबर मिलेंगे दीपा, मुझे याद दिलाना अगर आपने फार्मूला सही लिखा तो। सीरियसली, इफ एनीवन हु राइट्स इट द करेक्ट फार्मूला ऑन देयर पीस ऑफ पेपर एंड शोज इट टू मी विदाउट एनी लिहाज और एनी assumptions, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास आखिरी की बन गई है। दीपा बना कुछ? ले आए इधर। क्या बनाया जनाब? जी 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 जी, तो क्या बनी? O of n raised to power 4। n cube या n 4? I think it should be n cube। ओके चले पहले फॉर्मूला बनाते हैं इसका, ठीक है। ये n ये इस तरह जमा होते चले जाएंगे, कब तक आखिरी वैल्यू क्या आएगी? ये इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि i minus 1 नहीं i ना i equal 1 to k ले लिया जनाब, 1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आप हुक्म जैसे हुआ 1 to k हो गया और i आ गया, राइट। यू नहीं मान रहा, ठीक है। अब ये क्या आएगा? n स्क्वायर इंटू k plus 1 by 2, ठीक है। तो ये बन गया n स्क्वायर k स्क्वायर,
यस सर, मैंने k को n में या आप किया है। ठीक है, n पावर 4 तो n स्क्वायर k स्क्वायर इसकी कंप्लेक्सिटी बनती है। So it's quadratic both in the size of the sequences and it's quadratic in the number of sequences given. Is it this a good algorithm? या उससे अच्छा, definitely. अच्छी चीज़ क्या है इसमें? वो क्या था? वो 2 raised to power k था। एक्सपोनेंशियल से पोलिनोमियल पे आ गए, ठीक है, ये बात समझ आ गई? So it's much faster than that. एक और भी अच्छी चीज़ है हमारे पास, ये जो सीक्वेंसेस अलाइन होंगे, क्योंकि ये काम एक ही कर रहे हैं, हम उन्हीं सीक्वेंस की मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उनमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना ना। इसका मतलब है वो प्रोटीन सीक्वेंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे। इसका मतलब ये है कि जो उनकी हमने कहा कि अलाइनमेंट की लेंथ 2n हो जाएगी, वो असल में कभी भी 2n नहीं होगी, ठीक है, तो उससे काफ़ी कम होगी। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी आपके पास इफेक्टिव कम्प्लेक्सिटी जो, या अगर ओ की ना बात करें और थीटा की बात करें, दैट वुड बी मच लोअर। समझ आया सदफ? ओके गुड। यानी इससे अच्छा ही होगा, एन स्क्वायर के स्क्वायर से आपको कम ही टाइम लगेगा। कोई क्वेश्चंस? ये काफ़ी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये फास्ट तो है, लेकिन इसका कौन प्रो तो ये हो गया, कौन ये है कि अच्छा चलो जब हम कर रहे थे वो अपना डायनामिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल, तब हमें पता था कि हम प्रिसाइसली किस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। अब मसला ये है कि हम अलाइनमेंट के साथ एक थर्ड सीक्वेंस की अलाइनमेंट कर रहे हैं, तो हम असल में कर क्या रहे हैं? अब आपके पास क्या हो सकता है, एक सीक्वेंस है और दूसरे में गैप है, ठीक है, और क्या ऑर्डर चेंज करने आपको चलो इसको ऐसे इमेजिन करो, क्या आपको ऑर्डर चेंज करने से, अगर मैं सीक्वेंसेस का ऑर्डर चेंज कर दूं तो अलाइनमेंट जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट आएगी वो सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? और अगर यहाँ पे मैं यही काम करूँगी जो हमने पिछला एल्गोरिथम देखा है, ये वाला जो देखा था किधर गया, ये वाला, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उस पर क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो इट माइट फेल टू प्रोड्यूस एन ऑप्टिमल अलाइनमेंट। जी जी तो जब हम दोनों के लिए कर रहे हैं तो हम सारी इंफॉर्मेशन एक टाइम से यूज नहीं करेंगे, पहले दो जी जी सीक्वेंसेस को किया, हाँ वो मसला जी जी, हम यूज़ सारी कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि उस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे इकट्ठे एक टाइम पे, जैसे कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में कर रहे थे। यूज़ तो सारे सीक्वेंसेस हो रहे हैं बारी बारी, और हम ये भी नहीं कर रहे कि एक प्रोटीन की सिर्फ एक के साथ रख के छोड़ दें, रादर हम उस इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ कर रहे हैं। एक अलाइनमेंट करने के बाद जो अलाइनमेंट आती है उसको थर्ड सीक्वेंस के साथ अलाइन करते हैं, फिर उसकी जो अलाइनमेंट आती है उसको सो ऑन, वी आर यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन टू द, क्योंकि जो हमारे पास जब हम इकट्ठी इस्तेमाल करने बैठे थे तो कम्प्लेक्सिटी क्या हो गई थी? एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो किस केस में? यस डेफिनेटली बेटर आएगा, अब ऑप्टिमम अलाइनमेंट आएगी। यहाँ पे अब आपके पास फेलियर के चांसेस हैं, ठीक है। नो एग्जिस्टिंग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल, ओके जी जी। पहले वाला ही कुछ मैं चेंज कर दूँ, उसकी जगह दूसरा सीक्वेंस रख दूँ। उसने सबके साथ अलाइन करना है ना, गाइड नहीं यूँ नहीं कर रहे हम यूँ नहीं कर रहे, दो प्रोटीन्स लें उनकी अलाइनमेंट ऑब्टेन करें, ठीक हो गया, और फिर थर्ड सीक्वेंस को उसके साथ अलाइन करें। सर इसमें वो नहीं होगा कि पहले वो सबके साथ अलाइन करके मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करेगा, फिर उसको बाकी के साथ, या दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू, कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो करने की, ठीक है। समझ आ रही बात? अभी उस पर भी आते हैं जो ये फरमा रही हैं, ठीक कह रही हैं, ओके। लेकिन अगर आप जो अभी तक हमने एल्गोरिथम जिसकी बात की, जो हम डेवलप कर रहे हैं, उसमें अगर मैं सीक्वेंस का ऑर्डर चेंज कर दूं तो आपकी आउटपुट अलाइनमेंट डिफरेंट होगी। इसका भी फिर उन्होंने हल निकाला जनाब, जो कि सारा सस्पेंस तोड़ दिया, ठीक है। ओके बट बिफोर वी कम टू इट, ठीक है, विल फिगर आउट, अभी तक हमें तो आती ही क्या है, एक सीक्वेंस को इस सीक्वेंस के साथ अलाइन करना। एक अलाइनमेंट को एक सीक्वेंस के साथ कैसे अलाइन करेंगे? एक अलाइनमेंट को एक सीक्वेंस के साथ कैसे अलाइन करेंगे? तो इसमें फिर हम ये ऑप्शन रखेंगे गैप्स हटा के भी देखेंगे, हटा के मतलब इसको डिलीट कर देंगे बीच में गैप को, बट हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना, ठीक है।
तो उनके बारे में हम पहले बात करते हैं ताकि हमें ये तो पता हो ना कि एक तो हमें अभी तक ये प्रॉब्लम ज़हन में रखो कि ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है, तहस नहस फिर जाता है इधर, ठीक है। हमने उससे जान छुड़ानी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, एक कंक्रीट एल्गोरिथम बनाना है जो कि आपके गिवन सीक्वेंस को एक अलाइनमेंट के साथ अलाइन कर सके। ओके, तो वो हम देखते हैं। उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जिसे कहते हैं प्रोफाइल रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या कहते हैं? प्रोफाइल रिप्रेजेंटेशन। इसको भूलना मत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अज्यूम करो ओके, आपको एक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट दी गई है, असल में हमने करनी है, इसके लिए हम ये समझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अज्यूम करो कि हमें दी गई है, ओके, बाय मैजिक, ठीक है। तो ये आपके पास एक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है। प्रोफाइल का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? फेसबुक प्रोफाइल ही क्यों है? फेसबुक और कुछ क्यों नहीं होता, प्रोफाइल ही क्यों है? सो इफ यू लुक एट समथिंग एनीथिंग फ्रॉम जस्ट वन एंगल, ठीक है, इसको मैं ऐसे देखूँ ना, इसकी ये वाली प्रोफाइल मुझे नज़र आ रही है। प्रोफाइल कहते हैं रुख को, इसको उर्दू में रुख कहते हैं। समझ आ रही है बात? ये इसका एक रुख है, ये नज़र आ रहा है, ये इसकी एक और प्रोफाइल है, एक और रुख है, ये इसका एक और रुख है, ये एक और रुख है। बात समझ आ गई? आपकी जो फेसबुक आइडेंटिटी है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट्स प्रोफाइल ऑफ यू, इट्स नॉट यू। ओके, ये बात समझ आ गई? यहाँ पे हमारे पास भी यही कॉन्सेप्ट इसी लगमानी में इस्तेमाल, इसको ऐसे इसका नाम प्रोफाइल रखा गया। आगे मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं, हम करते क्या हैं, हम काउंट कर लेते हैं कि इन तमाम सीक्वेंसेस में इस लोकेशन पे ए कितनी दफ़ा आया, कितनी दफ़ा आया? 0 टाइम्स। सी कितनी दफ़ा आया? 3 टाइम्स, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 5। 3/5 क्या होगा? 0.6। नज़र आ गया? फिर क्या होगा? जी भी नहीं है, टी भी नहीं है, और डैश कितने हैं? एक दफ़ा, तो 1/5 0.2 हो गया। ओवरऑल इन सारे कॉलम्स को, इस कॉलम में वैल्यूज़ को सम करें तो जवाब क्या आएगा? 1। ये समझ आ गई? ये एक लोकेशन की क्या बना ली हमने? प्रोफाइल। इसके अंदर अब इससे वापस नहीं जा सकते आप, इधर से इधर तो आ सकते हो, यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। अगर आपको मैं ये दे दूँ ना, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट दे दूँ, तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से आप क्या कर सकते हो? प्रोफाइल बना सकते हो। लेकिन अगर प्रोफाइल दे दूँ तो उससे वापस मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बनाना इम्पॉसिबल। कि ये वाला सी किस सीक्वेंस का पार्ट था, हमें ये तो पता लग रहा है कि 3 दफ़ा आया है, लेकिन किस सीक्वेंस में आया ये इन्फॉर्मेशन हमने लूज़ कर दी है। जिस तरह इसका ये वाला फेस देख के आप इसके दूसरे फेस के बारे में नहीं कह सकते। दिस इज कॉल्ड अ प्रोफाइल। ओके, याद रहेगा? सदफ समझ आइए। अगली पोजीशन पे भी यही काम करना है। इसमें सारे क्या हैं? एज हैं। क्या कर दूँ? वहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी क्या आएंगे? 0। ये समझ आ गया? पूरे का पूरा टेबल बना हुआ। इसको थोड़ी देर हम स्टडी करते हैं बिफोर वी मूव ऑन, और मैं बड़ी मुश्किल से खींच के लाया हूँ, तो लेट्स यूज दिस। ठीक है जी, ये अब आपके पास जो लोकेशंस हैं, ये नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं? और इसको इंडेक्स पे उसकी मतलब इंडेक्स पे उसकी प्रॉपर्टी क्या है? और उसको क्या कहते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या है? ए फुली कंजर्व्ड है ना, तो क्या आ गया? समझ आ रही बात? यहाँ पे भी रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ कंजर्वेशन है। किसकी? उसका मतलब बेसिकली कंजर्वेशन नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? किसी में सिर्फ गैप 1 आ सकता है, जैसे यहाँ पे A1 आया, नहीं आ सकता। ठीक, ये क्वेश्चन याद रहेंगे ना? ठीक है, समझ आ रही बात? ओके, ठीक है, आगे चलें। इसको कहते हैं ये प्रोफाइल। ठीक है, अब हम अपने आप से ये सवाल करेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एक सीक्वेंस को एक प्रोफाइल के साथ कैसे अलाइन करना, क्योंकि अगर देखो एक अलाइनमेंट है तो 2 सीक्वेंसेस की हो, अगर पेयर वाइज भी है, उसकी भी प्रोफाइल बन सकती है ना।
इसका मतलब है अगर हम एक जेनेरिक मेथड बना लें एक सीक्वेंस को एक प्रोफाइल के साथ अलाइन करने का, तो हमारे तमाम मसाइल वो शाफी तरीके से हल नहीं हो जाते। हाँ, हमने करना क्या है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की जो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट के एल्गोरिथम हम बात कर रहे थे, हमने करना यह था कि एक सीक्वेंस को एक अलाइनमेंट के साथ अलाइन करना था। उसके लिए हमारे पास कोई एल्गोरिथम नहीं है। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपके पास सीक्वेंस अलाइनमेंट हो तो उसकी आप प्रोफाइल बना सकते हो, और अगर हम एक एल्गोरिथम बना लें जो कि एक सीक्वेंस को एक प्रोफाइल के साथ अलाइन करने के लिए के काबिल हो, तो हम इसका मतलब है कि सीक्वेंस को अलाइनमेंट के साथ भी अलाइन कर सकते हैं। क्या एक सीक्वेंस की प्रोफाइल भी बन सकती है? एक की तो बात वही चलो ये वाला सीक्वेंस इसकी प्रोफाइल बनाओ ना, ऊपर जो दिया हुआ सारी वन आ जाएंगी ना, लेकिन प्रोफाइल तो बन सकती है ना। इसका मतलब है ऑल सीक्वेंसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोफाइल्स, ऑल अलाइनमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोफाइल्स, एंड वी मेक अ एल्गोरिथम दैट अलाइंस प्रोफाइल्स विद प्रोफाइल्स और प्रोफाइल्स विद सीक्वेंसेस और प्रोफाइल्स। बेसिकली अगर हम प्रोफाइल कर लेते हैं तो ये हमारे सारे के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अब करेंगे ना, देखो हमने करना क्या है, अभी तो हमने इसमें या अज्यूम करो कि आपको एक ही सीक्वेंस, दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, आप दोनों की प्रोफाइल बना सकते हो ना। उनकी प्रोफाइल अलाइनमेंट असल में क्या होगी, अज्यूम करो कि मेरे पास एक मेथड है जिसमें दो प्रोफाइल्स फीड करूँ ना, तो मुझे उन प्रोफाइल्स की अलाइनमेंट प्रोड्यूस करके दे देता है। एक ब्लैक बॉक्स है क्योंकि हमने बनाना है, उनकी सीक्वेंस अलाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक प्रोफाइल देता हूँ जो कि दो सीक्वेंस की अलाइनमेंट की प्रोफाइल है, और एक सीक्वेंस देता हूँ उसकी प्रोफाइल, तो एक सीक्वेंस को एक प्रोफाइल के साथ अलाइन करके और एक अलाइनमेंट के साथ अलाइन करके आउटपुट देगा। अब अगर मेरे पास दो प्रोफाइल्स हैं जो कि दोनों खुद किसी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से आई हुई हैं या इवन पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट से आई हुई हैं, तो ये काला डब्बा उसका मसला भी हल कर देगा ना। ये बात समझ आ गई? ये एल्गोरिथम हमने बनाना है प्रोफाइल टू प्रोफाइल अलाइनमेंट का, और अगर हमने ये बना लिया तो ये हमारे सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा वो था कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स कैसे यूज़फुल हैं, क्योंकि हम दे अलाउ अस टू फाइंड पैटर्न्स विच अलाउ अस टू फाइंड मोर प्रोटीन्स लाइक दैट। ओके, तो हमने लेकिन करना क्या है, एक सीक्वेंस को एक सीक्वेंस की बजाय बहुत सी सीक्वेंस को इकट्ठा एक दूसरे के साथ अलाइन करना। ओके, और हमने ये देखा कि जो हमारा पुराना तरीक़ाकार था डायनामिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करने का, वो यहाँ पे काबिल अमल नहीं है। द रीज़न बीइंग एन एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक हो गया, के को एक से डबल करें ना तो टाइम आपका कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। ओके, तो वी विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट। फिर हमने कहा कि इसकी बजाय ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम यूज़ करना है, और वो क्या था कि एक सीक्वेंस को एक अलाइनमेंट के साथ अलाइन करो एंड देन कीप ऑन डूइंग दैट अंटिल यू रन आउट ऑफ सीक्वेंसेस। इसको हमने नाम दिया था प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट का। इसकी कम्प्लेक्सिटी हमने कैलकुलेट की थी और बनी थी O of n square k square, which is much more manageable than the other beast we got. ठीक है, अब मसला ये था इसके साथ कि अगर ऑर्डर चेंज करें अलाइनमेंट डिफरेंट होगी, इनिशियल अलाइनमेंट डिफरेंट होगी, तो उसके बाद वाले सारे आने वाली अलाइनमेंट्स भी डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, एक मसला ये था। दूसरा ये था कि हमें आता ही नहीं है एक सीक्वेंस को एक अलाइनमेंट के साथ अलाइन करना। इसको समझने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको कहते हैं प्रोफाइल का। ठीक है, और हमने ये डिसाइड किया आज कि अगर हम एक मेथड बना लें जो कि किसी भी प्रोफाइल को प्रोफाइल के साथ अलाइन कर ले, तो हम ना सिर्फ प्रोफाइल टू प्रोफाइल अलाइनमेंट करेंगे जो कि वो करता है, बल्कि हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस अलाइनमेंट भी कर सकते हैं और सीक्वेंस टू प्रोफाइल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं और सीक्वेंस टू अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। Right? Because alignments can be represented as profiles, sequences can be represented as profiles. And once we have that method in our hand, we should be good to go. Okay, इसको कल पढ़ के आइएगा, so we can move on. Okay, so basically this is where we stop today. Quick questions? Nothing?